अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 9 का केमिस्ट्री का यूनिट 11 है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एयर। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमारी एयर, पानी या मिट्टी में कोई भी चीज़ ऐसी हो जो हमारी फ़िज़ा को आलूदा करे तो उसे हम पोल्यूटेंट कहते हैं। नीचे सारे पोल्यूटेंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। सल्फ़र ऑक्साइड्स, ये कॉमनली फॉसिल फ्यूल्स पे पाए जाते हैं। जब हम उन फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं पावर प्लांट्स में या गाड़ियों में, ये जो सारे व्हीकल्स होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड्स निकलते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। हमारे लिए रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे एज़मा हो गया, ब्रोंचाइटिस हो गया, एम्फाइज़मा हो गया, और भी बहुत ज़्यादा लंग डिजीज़ करते हैं और इनकी वजह से एसिड रेन और हेज़ भी होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इसमें आ जाता है एक नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको हम इन दोनों को सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को हम एक्स से शो करते हैं, क्योंकि ये मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये इसके होते हैं, एक मोनो होता है और एक डाई होता है, और इसका डाई होता है। तो इसका सोर्स होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स, और जो हमारी गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा निकलता है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसकी वजह से एसिड रेन भी होती है, इसकी वजह से स्मोक भी होती है, हमारे सर का जो दर्द होता है वो भी इसकी वजह से होता है, और इसकी वजह से हमें रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और इससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, और ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से भी एसोसिएटेड है। वैसे तो ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नेचुरली पाया जाता है, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और ये जंगलों को काट देना, और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनकी वजह से भी इनके लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अभी कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब हमारे इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन में ऑक्सीजन बहुत कम पाया जाता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और ये हमारी गाड़ियों के व्हीकल में से निकलता है। और यहाँ पर मैंने बीच में पार्टिकुलेट की डेफिनेशन बता दी है कि पार्टिकुलेट मैटर उसे कहते हैं जिसमें हमारी हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक होते हैं उनके मिक्सचर को कहते हैं पार्टिकुलेट। नीचे इन्होंने इसी के बारे में बताया हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है। अगर हम इसको हल्की से भी इनहेल कर लें तो फिर ये हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जाके कंबाइन कर लेता है, और तो फिर ये कार्बोक्सी या हीमोग्लोबिन बन जाता है, और इसकी वजह से हम बेहोश हो जाते हैं और हम अपना कॉन्शियसनेस लूज कर लेते हैं। हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। और ये बिल्कुल कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है, जिसकी प्रेजेंस हमें फील नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसका ना ही कोई कलर होता है, ना ही इसकी कोई स्मेल होती है, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारे आसपास गैस है या नहीं है। मीथेन भी हमारे एटमॉस्फेयर में जब इंटर करता है तो फिर भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होती है, और ये होती है वेजिटेटिव एंड वेस्ट डिकम्पोजिशन से। और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय और बकरियाँ, इस तरह इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, हजमे का सिस्टम, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज़ होती है। इनका एक अपना यूनिक मुख्तलिफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो इसमें नेचुरली मीथेन मतलब बनती है। तो फिर ये इमिट कैसे होती है? बेल्चिंग से और फ्लैटुलेंस से। बेल्चिंग का मतलब बर्फ और फ्लैटुलेंस का मतलब गैस होता है। तो फिर इसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती है। इसके बाद है ग्राउंड लेवल ओजोन, इसको हम स्मोक भी कहते हैं, और ये होती है मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड एक होता है और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लिखा हुआ है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वोलेटाइल का मतलब इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं नेल पॉलिश रिमूवर, परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अनस्टेबल होता है और एक्सप्लोजिव होता है, और इसको हम नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है। इसके बाद इसमें इन्होंने बताया कि क्या रिएक्शन होता है। सनलाइट जो होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर देती है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाता है। फिर एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और फिर ओजोन बन जाता है। इसी तरह ये ओजोन जो है ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे एज़मा और भी बहुत ज़्यादा, और ये हमारी जो फसलें होती हैं उनकी यील्ड को भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है, और हमारे जंगलों को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन दो तरीके से होता है, एक नेचुरल सोर्सेज से और एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। नेचुरल सोर्सेज से कैसे होता है? फॉरेस्ट फायर, डस्ट स्टॉर्म्स, वोल्केनोस, काउज जो मीथेन रिलीज़ करती हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे लाइटनिंग स्टॉर्म जब होता है, तो फिर वो मुख्तलिफ गैसेस एटमॉस्फेयर में कंबाइन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती हैं। फॉरेस्ट फायर खुद से लग जाती है, डस्ट स्टॉर्म आ जाता है, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। वोल्केनो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस इमिट करता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, विच गैसेस इमिटेड बाय वोल्केनो? CO2 एंड SO2, मोस्टली CO2 ही करता है। और फिर जो काउस मीथेन गैस रिलीज़ करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है एयर पोल्यूशन में। और नाइट्रोजन ऑक्साइड मैंने बताया वो कैसे रिलीज़ होता है। इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और कार्स और मोटर व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एक्सेट्रा। Air pollutants, their physical properties, sources and harmful effects. Air pollutant carbon monoxide, physical property colorless and poisonous gas, बेरंग और इसकी कोई फ्रेगनेंस भी नहीं होती और बहुत जहरीली गैस होती है। सोर्सेज इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ वुड, फ्यूल्स एंड व्हीकल एग्जॉस्ट, जब हम किसी भी लकड़ी या किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो फिर वो जब प्रॉपर्ली नहीं चलता, इनकम्प्लीट बर्न होता है, तब ये वाली गैस रिलीज़ होती है, और जो व्हीकल्स में से भी जो गैस निकलती है वो भी ये गैस होती है। इसके क्या इफेक्ट होते हैं? हेडेक, ब्रेन डैमेज, डेथ, मतलब सर दर्द हो सकता है, हमारा दिमाग बिल्कुल डैमेज हो सकता है और हमारी मौत हो सकती है।
इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी बिल्कुल बेरंग कलरलेस गैस होती है, लेकिन इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, अनप्लीजेंट एंड इरिटेटिंग ऑर्डर। इसके बाद है पावर स्टेशन एंड इंडस्ट्रीज यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। वो वाले पावर स्टेशन या वो वाली इंडस्ट्रीज जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करती हैं, ये वहाँ पर गैस बनती है और इसके क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं। इससे हमें सांस के मसले हो सकते हैं, ये ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजिमा एसी की डिजीज़ हैं, और लंग कैंसर हो सकता है, एसिड रेन हो सकती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मोनोक्साइड इज कलरलेस ऑर्डरलेस गैस सॉल्युबल इन वाटर। NO जो है मतलब मोनोक्साइड, इसका कोई रंग भी नहीं होता, कोई स्मेल भी नहीं होती, बट ये सॉल्युबल इन वाटर होती है, पानी में मिक्स हो जाती है। और NO2 कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है और इसका पंगमेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, मतलब स्मेल होती है, और ये पानी में मिक्स हो जाती है, और ये दोनों गैसेज ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। इसके बाद है एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, पावर स्टेशंस एंड इंडस्ट्रीज यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। वो वाली गाड़ियाँ या व्हीकल्स और वो वाले पावर स्टेशंस और इंडस्ट्रीज जो फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करती हैं, ये वहाँ पर निकलती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कफ्स होते हैं, मतलब खांसी, हेडेक, सर दर्द, लंग डिजीज़, मतलब हमारे फेफड़ों की बीमारियाँ, एसिड रेन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग पूरा पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, इसका एक ही डेफिनेशन यहाँ पे छोटी सी है, इसमें पूरा इन्होंने प्रिसाइज करके लिख दिया। इसमें ये होता है कि जो वार्मिंग होती है, हमारी एटमॉस्फेयर गर्म हो गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। जो गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं वो फिर अंदर ट्रैप हो जाती हैं, उनको बाहर वापस निकलने का मौका नहीं मिलता, तो फिर इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और नीचे ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसकी कॉन्सिक्वेंस है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से रेनफॉल के पैटर्न्स भी चेंज हो जाएंगे, और इसकी वजह से फ्लड्स आ जाएंगे और ड्राउट्स आ जाएंगे, और इसकी वजह से पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, और फिर इसकी वजह से सी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा राइज कर जाएंगे, और इसी तरह हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर हॉटर हो जाएगा। एसिड रेन में मेन ये होता है कि एक SO2 पोल्यूटेंट और NO2 पोल्यूटेंट, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब आपस में कंबाइन करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स के साथ, तो फिर वो कंबाइन करके H2SO4 और HNO3 बनाते हैं। और ये दोनों एसिड्स जो हैं ये हमारी बारिश के साथ नीचे आते हैं ग्राउंड पे, और फिर ये बारिश के साथ मिलकर उसको एसिडिक बना देते हैं। यहाँ आगे इनके रिएक्शंस भी लिखे हुए हैं, और इस की pH बहुत कम होती है, एस लो एस 2.1, और ये वाली pH विनीगर और लेमन जूस से भी लो होती है। एसिड रेन मेटल को करोड कर देता है, उसको जंग लगा देता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स भी इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे हमारे स्टैचूज़ बनाते हैं। ये भी एक डायग्राम बनी हुई है। और ये हमारी लेक्स और उधर जाके गिरती है एसिड रेन, तो फिर अंदर वो फिशेज़ और मरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है, और इससे ये सारे जो फॉरेस्ट और ये सारे ट्रीज होते हैं इनको भी नुकसान पहुंचता है। कैटालिटिक कन्वर्टर, ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स हमारी गाड़ियों के इंजन में लगाए जाते हैं। जो हमारी गाड़ियों से ज़्यादा हार्मफुल गैस पहले निकल रही होती है ना हमारी गाड़ी के इंजन से, तो फिर हम उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगा देते हैं, फिर वो कैटालिटिक कन्वर्टर उस हार्मफुल गैस को साफ़ कर देता है और उसको कम हार्मफुल बना देता है। जैसे CO गैस को ये बना देता है CO2, NO को N2 और O2 बना देता है, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स को CO2 और H2O बना देता है। ये सारी मतलब हार्मफुल ज़्यादा हार्मफुल गैसेस होती है ना, उनको कम हार्मफुल बना देता है। इसके बाद मेटल्स सच एज प्लेटिनियम, प्लेडिलियम एंड रोडियम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द ट्रांसफार्मर। कैटालिटिक कन्वर्टर्स में ये सारे मेटल्स होते हैं जो ये काम करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारी सारी व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स डालें ताकि हमारा एयर पोल्यूशन कम हो। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। पहला है क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड, सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी जो रिन्यूएबल है इन पे हमें ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, और हमें इनको यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकें। एनर्जी इफिशिएंसी, ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए जो लेस एनर्जी लें और हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ, और वो लेस हार्मफुल गैसेज इमिट करें, मतलब निकालें। और रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। हर कोई अगर अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लेकर निकल जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाएंगी, और फिर इससे और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो इससे बेहतर है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो, इस तरह की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ होती हैं उन पर हर कोई अगर चला जाए तो एक ही गाड़ी में सारे चले जाएंगे, इसकी बजाय कि सारे अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर निकल जाएं। और हमें वॉकिंग और साइकिलिंग को भी प्रमोट करना चाहिए, और हमें इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं होती। इसके बाद है एफोरेस्टेशन एंड डिफोरेस्टेशन, जो डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, सारे जंगलों को ख़त्म कर देते हैं, लैंड्स के लिए जो काट देते हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें और ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, और जो हमने डिफोरेस्टेशन किया, फॉरेस्ट को काट दिया है, फिर हम रिफोरेस्टेशन करें और रीजनरेट करें उन सारे फॉरेस्ट्स को। इसके बाद है सस्टेनेबल लैंड यूज़। एग्रीकल्चर जो हम करते हैं उसको एक अच्छे तरीके से सही टेक्निक्स के साथ उस एग्रीकल्चर को करें, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को नहीं यूज़ करें, और इस तरह हमारी सोइल की भी हेल्थ इंप्रूव होएगी और हमारी यील्ड भी बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिड्यूस डिफोरेस्टेशन, कि हमें जंगलों को नहीं काटना चाहिए। जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इससे फिर हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है। तो अगर ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा उसका। मूव टू अ लो कार्बन इकोनॉमी, ट्रांजिशन टू अ हाइड्रोजन इकोनॉमी। हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को यूज़ किया करें क्योंकि वो एज अ क्लीन एनर्जी हमारे लिए काम करती है। तो इसलिए फिर ये इससे हमारा एटमॉस्फेयर भी क्लीन रहेगा। द सर्कुलर इकोनॉमी, इसमें हमें ये कह रहे हैं कि हमारी जो
वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम रिसाइकल करें और लेस वेस्ट क्रिएट करें। इससे हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होगा और इससे हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड प्रमोटिंग रिसाइकलिंग। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड पॉलिटिक्स, पेरिस एग्रीमेंट। क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट या कोऑपरेशन है बिटवीन कंट्रीज़ के, जो क्लाइमेट चेंज को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट रखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट है कि इससे ना ऊपर होगा इसका टेम्परेचर और ना ही नीचे होगा। पॉलिसी सपोर्ट में ये कहा हुआ है कि जो उनसे लोग फिर क्लीन एनर्जी को यूज़ करेंगे और रिड्यूसिंग पोल्यूशन का खास ख्याल रखेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए बेनिफिट्स रखे और हमें भी चाहिए कि हम पॉलिसीज़ का भी ख्याल रखें और कानून का एहतराम करें और ये सारी प्रैक्टिसेस को अपनाएं ताकि हमारा क्लाइमेट चेंज कंट्रोल में रहे। फिर आ जाता है स्ट्रेटजीज टू सॉल्व एसिड रेन इमिशन कंट्रोल। इसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर हमने एसिड रेन को कम करना है तो हमें चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कम करें। और ये कहाँ से निकलते हैं? ये फैक्ट्रीज से निकलते हैं, पावर प्लांट से निकलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम क्लीन एनर्जी को यूज़ करें और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें जो लेस हार्मफुल गैसेज इमिट करें। इसमें ये बता रहे हैं कि फ्लू गैस कहते हैं, ये जो फ्लू गैस लिखी हुई है ये स्मोक को कहते हैं। इसमें क्या है कि जो पावर प्लांट्स होते हैं ना, ये पावर प्लांट्स, इनके अंदर से जो स्मोक निकलती है फ्लू गैस, तो इसको हमें क्लीन करना चाहिए क्योंकि इसी में ही होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हमारी फिर एसिड रेन बनाते हैं। तो हमें चाहिए कि इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने से पहले इनको क्लीन कर लिया जाए। और उसको क्लीन किस तरह करते हैं? उसके बीच में हम स्क्रबर्स डालते हैं। स्क्रबर्स होते हैं मतलब वो जो इस स्मोक को क्लीन करते हैं और फिर इसको रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। और वो स्क्रबर्स सच एज वेट और ड्राई स्क्रबर्स इन पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स कैन रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लू गैस बिफोर दे आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। यही बात लिखी हुई है कि हम उस स्मोक को साफ कर लें स्क्रबर्स की मदद से। लो सल्फर फ्यूल्स, इसमें हमें ये कह रहे हैं कि हम वो वाले फ्यूल्स इस्तेमाल करें जिनके अंदर लेस सल्फर पाया जाता है, क्योंकि फिर अगर उनके अंदर लेस सल्फर होगा तो फिर वो लेस सल्फ्यूरिक एसिड क्रिएट होगा हमारी एयर में और फिर इस तरह एसिड रेन के भी कम चांसेस होंगे। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट सूरज की रोशनी लेता है, मिट्टी से पानी लेता है और इर्द गिर्द की हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इन सारों को मिलाकर फिर वो ग्लूकोज और फिर ऑक्सीजन और वाटर बनाता है। ये केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट पोल्यूशन, मास्क एंड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। अभी जो कोरोना आया था उसमें भी सारों ने मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया था, तो मास्क की वजह से हम जो एयर इनहेल करते हैं वो थोड़ी क्लीन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा क्रिएट नहीं होती। एयर क्वालिटी इंडाइसिस, एयर क्वालिटी इंडाइसिस ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारी एयर में पोल्यूशन को इंडिकेट करता है और इसमें नंबर्स और कलर्स से ये इंडिकेट करता है और फिर लोग इसको यूज़ करके फिर अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल को इंडिकेट करता है। ये लोग अपने घरों और ऑफिस में लगाते हैं ताकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल अचानक से बढ़ जाए तो फिर ये लोगों को अलर्ट कर सके और फिर लोग जल्दी से अपनी खिड़कियाँ या विंडोज़ को खोल लें या तो फिर वहाँ से चले जाए अपनी सेफ्टी के लिए। रिस्क फैक्टर्स, अगर हम किसी पोल्यूटेड एयर को काफ़ी अरसे तक ब्रेथ करेंगे, मतलब उसको इनहेल करेंगे, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा लंग की डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे एज़मा हो गया, लंग कैंसर हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गई। ये सारी डिजीज़ लिखी हुई हैं और ये हो सकती हैं। स्मोकिंग वाले में वो ये बता रहे हैं कि टोबैको एक प्लांट होता है जिसके सारे पत्ते सूखे हुए होते हैं और उसको सिगरेट बनाने के लिए और ऐसी उसको चबाने के लिए जो नशे करते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और इससे भी हमें बहुत ज़्यादा लंग्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारी एयरवेज होती है जहाँ से हम सांस लेते हैं वो भी ब्लॉक हो सकती है और हमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ भी हो सकती है। और जौन से लोग सिगरेट पीते हैं और उनका स्मोक मतलब इनहेल करते हैं उनको तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो उनके साथ रहते हैं और उनका स्मोक दूसरे भी इनहेल जो कर लेते हैं, अब गैस तो हर जगह ही फैली होती है। अगर कोई सिगरेट पी रहा होगा तो उसकी गैस अगर कोई साथ वाला बैठा होगा उसके पास भी जाएगी और वो भी इनहेल करेगा तो उसको भी उतना ही नुकसान होगा। इंडोर पोल्यूशन में कह रहे हैं जो हमारे घरों के अंदर बहुत गंदी मतलब हार्मफुल एयर होती है और हमारी खिड़कियाँ बंद रहती हैं हर वक्त और अंदर बहुत पुअर एयर होती है, फ्रेश एयर बिल्कुल भी नहीं होती है और पुअर वेंटिलेशन होती है। और केमिकल्स जो होते हैं जैसे परफ्यूम्स, इसमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तो इसकी वजह से इंडोर पोल्यूशन भी होता है। और गंद हर वक्त अगर हो अंदर, जैसे हमारी डस्टबिन, उसको फिर इंडोर पोल्यूशन कहते हैं। फिर बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे एज़मा और एलर्जीज़ भी हो सकती हैं। एलर्जेंस में इन्होंने ये कहा है कि जब हम बहुत ज़्यादा पेट्स जो होते हैं हमारे उनकी स्किन के साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा रहते हैं और डस्ट के साथ रहते हैं और बहुत ज़्यादा पोलन के साथ रहते हैं तो फिर हमें भी बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो जाती हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इसके बाद क्लाइमेट चेंज का बताया कि पहले तो हमारा एयर पोल्यूट है ही है, उसके बाद ये एयर क्लाइमेट चेंज जो आगे इसकी वजह से और ज़्यादा हमारा एयर पोल्यूशन हो गया जिसकी वजह से हमारे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में इजाफा हो गया है। इसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि हमें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपने घरों के इंडोर एयर को क्लीन रखें और मास्क को पहने।